गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे TiH2 6 3+ संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था यहाँ से। तो TiH2 6 3+ जो संकुल होता है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने यहाँ से जो TiH2 जो संकुल था उसमें ये डायग्राम यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए थे। TiH2 6 3+ संकुल में डी संक्रमण यहाँ पे हमने दर्शाया था। इसकी ग्राउंड स्टेट थी निम्नतम अवस्था में। T2G जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था और Ag में 0 इलेक्ट्रॉन था। इसी प्रकार यहाँ से जब इसकी उत्तेजित अवस्था होती है तो T2G का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Eg में चला गया था। और इसके पश्चात हमने यहाँ से एक और डायग्राम बनाया था। TiH2 6 3+ का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, अर्थात इसका जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है इससे हमें कोबड़ जैसी संरचना का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हम्प का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। कोबड़ जैसी संरचना का मतलब यहाँ पे है कि हमें यहाँ से जो बैंड प्राप्त होता है वो चौड़ा बैंड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और इस प्रकार का डायग्राम हमने कल बना लिया था। ये जो डायग्राम था ये डायग्राम किसके लिए था, TiH2 6 3+ का अवशोषण जो स्पेक्ट्रम है उसको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दोनों डायग्राम आपने यहाँ से नहीं रिटर्न किए हैं, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम और यहाँ से ये वाला डायग्राम आपने अगर यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए, रिटर्न नहीं किए हैं, तो आप इनको यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। जो मैंने समझाया था वही डायग्राम है ये दो डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम किसके लिए हैं, TiH2 6 3+ जो संकुल है उसमें डी संक्रमण को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, TiH2 6 3+ जो संकुल है उसकी अवशोषण स्पेक्ट्रम को ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्रदर्शित कर रहा है। तो लास्ट के क्लास में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास को हम आगे करते हैं। तो देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया था TiH2 6 3+ का अवशोषण स्पेक्ट्रम, इससे आगे यहाँ पे TiH2 6 3+ जो संकुल आयन है इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या में आप क्या बताओगी कि यहाँ से जो चित्र में आपको ये दिखाया गया है इस चित्र से आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि संकुल का जो रंग है वो डेल के मान पर निर्भर करता है। इस डायग्राम में देखिए, पीछे वाले डायग्राम में यहाँ पर डेल का मान आपको ये दर्शाया हुआ है, डेल नोट, डेल नोट। ये जो गैप है इस गैप को हम क्या कहते हैं, डेल नोट कहते हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम से आप क्या कह सकते हो कि जो संकुल होता है, अर्थात हमने संकुल कौन सा लिया था, TiH2 6 3+ जो संकुल हमने लिया है वो संकुल का जो ये रंग है ये किसके मान पर निर्भर करता है, इस डेल के मान पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ से नेक्स्ट बात में आपको ध्यान रखना है 6 नंबर में कि यहाँ से जो संकुल है, संकुल का जो रंग है वो डेल के मान पर निर्भर करता है। और जो डेल का मान है वो किस पर निर्भर करता है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, संकुल का जो रंग है, संकुल का रंग तो किस पर निर्भर करता है, संकुल का रंग तो डेल नोट पर निर्भर करता है, डेल नोट के मान पर निर्भर करता है। और डेल का जो मान है किस पर निर्भर करता है, लिगेंड के नेचर पर, लिगेंड की जो प्रकृति है उस पर डेल नोट का यहाँ पे मान निर्भर करता है।
अब यहाँ पे समान जो धातु आयन होते हैं उनके जो भिन्न भिन्न लिगेंड से निर्मित जो संकुल होते हैं उनकी जो आवर्तियों का मान होता है वो भी यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न आवर्तियों के मान हमें यहाँ से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो पॉइंट नंबर ये 6 हो गया। पॉइंट नंबर 6 में आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि चित्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी संकुल का जो रंग होता है वो डेल नोट के मान पर निर्भर करता है और डेल नोट का जो मान है वो लिगेंड की प्रकृति पर करता है। समान धातु आयन जो होते हैं वो भिन्न लिगेंड से निर्मित संकुलों की जो आवर्ती होती है उसका मान भी हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, भिन्न मान यहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि किसी भी संकुल का रंग किसके मान पर निर्भर करता है, डेल के मान पे यहाँ पे निर्भर करता है। कोई भी जो संकुल है, जैसे अपने यहाँ TiS263+ संकुल लिया था, इसका जो रंग होगा वो डेल के मान पर निर्भर करेगा और डेल का जो मान है ये किस पर निर्भर करता है, ये लिगेंड की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर यहाँ से करता है। इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि समान धातु जो आयन है उस पर लिगेंड से निर्मित जो संकुल हैं उनकी अवशोषित आवर्ती का जो मान है वो भी हमें क्या प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न यहाँ से प्राप्त होता है। उसकी अवशोषित जो आवर्ती का मान है वो भी हमें क्या प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ से हम कुछ संकुल लेते हैं और यहाँ से उनकी जो अवशोषण आवर्ती है उनके बारे में देखते हैं कि इनकी जो अवशोषण आवर्ती है उनका मान क्या क्या होता है। इनके लिए जो अवशोषण आवर्ती का मान होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ संकुल, ये संकुल लिया मैंने, 2-3 संकुल लेंगे यहाँ से। दूसरा जो बॉक्स है इसमें हम ले रहे हैं अवशोषित आवर्ती। अवशोषित आवर्ती और अवशोषित आवर्ती का जो मान है हम इसमें किस में लेंगे, सेमी इनवर्स में। यहाँ से इस प्रकार से एक सारणी बना देते हैं हम इसमें। यहाँ पे 4 संकुल हम यहाँ लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट जो संकुल हम यहाँ ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, TI। फर्स्ट जो संकुल ले रहे हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं TiCl6 3-। दूसरा संकुल यहाँ पे हम ले रहे हैं TiF6 और इसकी पावर 3-। थर्ड जो संकुल ले रहे हैं यहाँ पे हम TiH2O6 और इस संकुल की जो पावर है वो यहाँ पे कितनी है, 3+। फोर्थ जो संकुल यहाँ पे ले रहे हैं हम TiCN6 और इसकी जो पावर है वो यहाँ पे हम कितनी ले रहे हैं, 3-। तो यहाँ पे मैंने ये 4 संकुल लिए। फर्स्ट जो संकुल है कौन सा है, TiCl6 3-। सेकंड जो संकुल है कौन सा है, TiF6 3-। थर्ड जो संकुल है कौन सा है, TiH2O6 3+, जिसकी हम यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। और फोर्थ यहाँ पे संकुल लिया हमने TiCN6 3-। अब इनकी जो आवर्तियों के मान होते हैं वो फिक्स होते हैं। फर्स्ट जो संकुल होता है TiCl6 3-, इसकी जो आवर्ती का मान होता है वो कितना होता है, यहाँ से 13,000 होता है। और इसका जो मान आएगा ये किस में आएगा, सेमी इनवर्स में। 13,000 हो गया। TiF6 3- की जो आवर्ती होती है वो 18,900 होती है।
TI-S263+ की जो आवृत्ति होती है वो 20,300 यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला संकुल है इसकी जो आवृत्ति का मान है ये 22,300 सेमी इनवर्स इसकी आवृत्ति का मान पाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो संकुल है उसकी आवृत्ति का मान 13,000, सेकंड 18,900, थर्ड 20,300 और फोर्थ 22,300 आवृत्तियों के मान पाए जाते हैं। अर्थात समान धातु आयन जो होता है उस पर भिन्न भिन्न लिगेंड से निर्मित संकुल जो होते हैं उनकी आवृत्तियों का मान यहाँ पे क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ से देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम से हम क्या कह सकते हैं, इस डायग्राम से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Cn- जो है एक प्रबल लिगेंड है। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में, ये फोर्थ नंबर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है TiCN63-। अब इसमें यहाँ पे Cn- जो है एक प्रबल क्षेत्र का यहाँ पे क्या है, लिगेंड है, जिसके डेल का मान यहाँ पे क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पे देखिए TiCN63- जो है इसमें जो Cn- लिगेंड है इसमें डेल का मान उच्च पाया जाता है। डेल का मान यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये कैसा लिगेंड है, एक प्रबल लिगेंड है। Cn- एक प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने के कारण इसके डेल का मान ज़्यादा पाया जाता है और डेल का मान ज़्यादा पाए जाने के कारण इसकी जो आवृत्ति है म्यू का जो मान है वो भी क्या पाया जाएगा, यहाँ पे अधिकतम। तो Cn- यहाँ पे एक प्रबल लिगेंड है जिसके लिए डेल का मान अधिक पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे TiCN6-3- ये जो संकुल है इस संकुल की आवृत्ति का मान यहाँ इन चारों में से सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कौन से संकुल के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम TiS26 3+ संकुल के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे TiS26 3+ जो संकुल है उसका जो अवशोषण बैंड है उसकी यहाँ पे 3 विशेषताएं होती हैं। अवशोषण बैंड की मुख्यतया यहाँ पे कितनी विशेषताएं होती हैं, 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो ये स्थान पर निर्भर करता है, एक इसकी तीव्रता पर निर्भर करता है और एक चौड़ाई पर। तो 3 बातों पर ये निर्भर करता है। नंबर 1 किस पर निर्भर करता है, ये नंबर 1 ये जो है ये स्थान पोजीशन के मान पर ये निर्भर करता है। नंबर 1 स्थान पोजीशन के मान पे निर्भर करता है ये। नंबर 2 किसके मान पे निर्भर करता है, ये तीव्रता के मान पर निर्भर करता है। और नंबर 3 आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है किस पर निर्भर करता है, बैंड जो है उस बैंड की चौड़ाई के मान पर भी क्या करता है, यहाँ से निर्भर करता है। तो यहाँ पे TiS263+ जो संकुल है उसके अवशोषण जो बैंड है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं और इनका जो ये मान है किस किस मान पर निर्भर करता है, ये इसके स्थान पर निर्भर करता है, तीव्रता के मान पर निर्भर करता है और चौड़ाई के मान पे ये यहाँ पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसको आगे देखिए, यहाँ से ये 4 संकुल लिए हमने, इनके लिए अवशोषित आवर्ती सेमी इनवर्स में इनके मान हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। और ये जो बॉक्स है इसको हम यहाँ से भी बना सकते हैं, इसको आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो इस सारणी को। यहाँ पे 4 संकुल दर्शाए गए हैं, इनकी आवर्तियों का मान इस सारणी में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इस सारणी से आप यहाँ से क्या कह सकते हो
कि यहाँ से चित्र से क्या स्पष्ट होता है कि Cn माइनस जो है एक प्रबल लिगेंड होता है। मैंने बताया था आपको कि Cn माइनस जो है यहाँ पे वो कैसा लिगेंड होता है, एक प्रबल लिगेंड यहाँ पे होता है। अब Cn माइनस जो है एक प्रबल लिगेंड होता है, इसलिए इसके लिए डेल का जो मान होगा वो क्या होता है, उच्च होता है। और डेल का मान इसके लिए उच्च है तो इसकी तीव्रता का मान, ये जो संकुल हमने लिया था, इस संकुल की तीव्रता का मान भी यहाँ पे क्या होगा, उस शोषण की जो तीव्रता का मान है उसका मान भी यहाँ पे क्या होता है, उच्च पाया जाता है। तो ये जो संकुल है इसको आप यहाँ से इस प्रकार से रिटर्न करना, TiH2O6 और इस पर चार्ज यहाँ पे कितना है, 3+। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है Cn माइनस जो है एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है, इसलिए यहाँ से प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होने के कारण डेल का मान यहाँ पे उच्च पाया जाता है। इसलिए जो TiH2O6 जो संकुल होता है इसकी अवशोषित आवर्ती का जो मान होता है वो अधिक पाया जाता है। तो आवर्ती का जो मान है इसमें वो क्या पाया जाएगा, यहाँ पे अधिक यहाँ पे पाया जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये संकुल आपको दिया हुआ है, इसको आप किस प्रकार से रिटर्न करोगे, TiH2O6 और इसके ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पे, 3+। आवर्ती का मान इसके लिए अधिकतम हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पे जो संकुल है इसका जो अवशोषण बैंड होता है उसकी यहाँ पे 3 विशेषता पाई जाती है। एक स्थिति पाई जाती है, एक स्थान पाया जाता है, स्थान की तीव्रता, और एक इसकी चौड़ाई यहाँ पे पाई जाती है। तो स्थिति को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोजीशन। स्थिति को हम यहाँ पे पोजीशन बोलते हैं। तीव्रता को हम यहाँ पे इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी बोलते हैं। और जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में चौड़ाई को यहाँ पे हम ब्रॉडनेस यहाँ पे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे TiH2O6 जो संकुल है इसके अवशोषण बैंड की मुख्यतया 3 विशेषताएं होती हैं, स्थिति, तीव्रता और इसकी चौड़ाई। अब यहाँ से हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं बैंड की तीव्रता। बैंड की जो तीव्रता है इससे क्या तात्पर्य होता है कि यहाँ पे फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि TiH2O6 जो संकुल है उसका जो अवशोषण बैंड होता है वो एक दुर्बल प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का पाया जाता है, ये एक दुर्बल प्रकृति का यहाँ पे पाया जाता है। तो बैंड की जो तीव्रता है इसमें फर्स्ट बात आपको यही ध्यान रखनी है कि TiH2O6 जो संकुल है उसका जो अवशोषण बैंड है वो दुर्बल प्रकृति का पाया जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अष्टफल के जो संकुल होते हैं, अष्टफल के संकुलों में DD संक्रमण, यहाँ पे अष्टफल के जो संकुल होते हैं उनमें DD जो संक्रमण होता है, अष्टफल के संकुलों में DD संक्रमण जो होता है, DD संक्रमण जो होता है, DD ट्रांजिशन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लापोर्ट वर्जित होता है। अभी लापोर्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने इस यूनिट में को जब स्टार्ट किया था तो हमने लापोर्ट का नियम पढ़ा था। तो यहाँ पे जो ये अष्टफल के संकुल होते हैं वो DD संक्रमण में यहाँ पे क्या होते हैं, लापोर्ट ये वर्जित होते हैं, अर्थात लापोर्ट के नियम की पालना ये यहाँ से नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ से जो अवशोषण बैंड होगा उसकी तीव्रता का मान यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। और इसके भंजन के कारण यहाँ से क्या होगा, TiH2O6 जो संकुल है
इसके स्पेक्ट्रम से हमें कम तीव्रता वाला एक चौड़ा बैंड यहाँ से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अब जो लापोर्ट का जो नियम है, इसकी जो शिथिलता है उसके जो कारण हैं वो यहाँ पे दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण में यहाँ पे आप क्या बताओगे कि धातु और जो लिगेंड होता है उनके कक्षकों का जो अतिव्यापन होने के कारण यहाँ से क्या होता है, संक्रमण धातु आयन के जो शुद्ध डी कक्षक होते हैं उनके मध्य में यहाँ पे अतिव्यापन न होकर कौन से कक्षकों के मध्य में पाया जाता है, मिश्रित कक्षकों के मध्य में इनमें अतिव्यापन पाया जाता है। नंबर 2, आप में इसकी जो शिथिलता है इसका कारण क्या बता सकते हो कि धातु लिगेंड जो बंधन में कंपन के कारण संकुल का जो सममिति केंद्र हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से नष्ट हो जाता है। तो इसकी शिथिलता का जो सेकंड कारण है वो क्या है, धातु लिगेंड जो बंधन होता है उसमें कंपन होता है और कंपन के कारण क्या होता है, जो संकुल होता है, संकुल का जो सममिति केंद्र होता है अर्थात उस समकुल को समान भागों में जब हम उसकी ज्यामिति का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ से वो क्या करता है, समान भागों में उसको विभाजित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। लेकिन कंपन के कारण क्या हो जाता है, वो सममित केंद्र पूर्णतया नष्ट हो जाता है। तो सेकंड बात में आपको यहाँ पे क्या बताओगे कि अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उसमें डेडी जो संक्रमण होता है वो लापोर्ट वर्जित होता है अर्थात फॉरबिडन होता है। यहाँ पे डेडी संक्रमण लापोर्ट के नियम की पालना नहीं करता है अर्थात ये वर्जित होता है। अब ये वर्जित होने के कारण यहाँ से इसकी जो बैंड की तीव्रता है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। और यहाँ पर लापोर्ट वर्ण जो नियम है इसमें भंजन होता है और इसके कारण ये जो संकुल है TiH263+, इसका जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा वो कैसी तीव्रता वाला स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा, कम तीव्रता वाला स्पेक्ट्रम हमें यहाँ से प्राप्त होगा। और जो बैंड हमें प्राप्त होगा वो कैसा बैंड प्राप्त होगा, एक चौड़ा बैंड हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ से लापोर्ट जो नियम है इसकी जो शिथिलता है इसकी मुख्यतया दो कारण होते हैं। लापोर्ट नियम जो होता है इसकी शिथिलता के यहाँ पे कितने कारण होते हैं, मुख्यतया दो कारण होते हैं। और ये दो कारण कौन कौन से होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है धातु और जो लिगेंड होते हैं उनके कक्षकों का जो अतिव्यापन है, अतिव्यापन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, शुद्ध धातु आयन के जो डी कक्षक हैं उनके मध्य में यहाँ पे अतिव्यापन नहीं होता है और वो अतिव्यापन जो होता है वो मिश्रित कक्षकों के मध्य में यहाँ पे पाया जाता है। तो फर्स्ट आपको इसकी जो शिथिलता का कारण है इसमें क्या बताना है कि धातु और जो लिगेंड होते हैं उनमें कक्षकों का अतिव्यापन होने से संक्रमण धातु आयन के शुद्ध डी कक्षकों के मध्य में मिश्रित कक्षकों के मध्य में ये क्या होता है, संपन्न होता है। नंबर 2 आपको यहाँ से क्या बताना है, नंबर 2 आपको यहाँ से बताना है कि धातु लिगेंड बंधन में कंपन होता है और कंपन के कारण यहाँ से संकुल जो होता है उसका जो सममिति केंद्र होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से नष्ट हो जाता है। तो ये था आपका यहाँ पे बैंड की तीव्रता। अब यहाँ पे हम बैंड की चौड़ाई की बात करते हैं। बैंड की जो चौड़ाई है वो TiH263+ संकुल को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो यहाँ से Ti ये क्या हो गया, H263+ संकुल एक स्पेक्ट्रम पतली लाइन के रूप में न होकर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे TiH263+ जो संकुल है उसका जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो पतली लाइन के रूप में हमें प्राप्त नहीं होता है। ये जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है एक ऐसे रूप में हमें प्राप्त होता है, एक चौड़े बैंड के रूप में हमें यहाँ से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम है वो पतली लाइन के रूप में हमें नहीं प्राप्त होता है, एक किसके रूप में यहाँ से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है,
चौड़े बैंड के रूप में हमें यहाँ से स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो कौन से बैंड के रूप में प्राप्त होता है? एक चौड़े बैंड के रूप में यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो चौड़े बैंड के रूप में होता है। तो ये था आपका TiS263 प्लस जो संकुल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की यहाँ पे व्याख्या की गई थी। तो यहाँ से देखिए आप इसको जब रिटर्न करोगे TiS263 प्लस जो संकुल है इसको जब आप रिटर्न करोगे तो कहाँ से किस प्रकार से आपको रिटर्न करना है? तो यहाँ से देखिए ये वाला जो पेज है सबसे पहले आपको इसमें रिटर्न करना है, हेडिंग डालना है आपको TiS263 प्लस संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या। फर्स्ट पेज ये वाला रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम आपको इसमें बनाना है। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम बनाना है। इसके नीचे इन दोनों डायग्रामों के नीचे आपको मेंशन करना है। इसके बाद में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट इसके नीचे आपको ये रिप्रेजेंट करना है। और अगर यहाँ से मैंने जो 3 डायग्राम बना रखे थे अगर वहाँ से आप इन डायग्रामों को नहीं बना रहे हो तो यहाँ से जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम आप थ्योरी के नीचे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में इस डायग्राम के नीचे आपको ये डायग्राम आपको यहाँ से बना देना है। नेक्स्ट इसके बाद में तो ये तीनों डायग्राम बनाने के पश्चात यहाँ से आपको इसके नीचे ये वाली जो थ्योरी है ये आपको रिटर्न करनी है। इसके बाद में ये वाला जो सारणी है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर ये वाली सारणी आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो तो ये आपको नहीं बनाना है। और यदि आप यहाँ पे ये नहीं बना रहे हो तो ये वाली जो सारणी है आपको यहाँ पे इसके नीचे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये इसमें रिटर्न कर देना है। इसके पश्चात यहाँ से आपको ये वाला जो पेज है ये इसमें रिटर्न करना है। इसके पश्चात यहाँ से नेक्स्ट जो ये वाला जो पेज है इसमें आपको रिटर्न करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है। रूप में न होकर एक चौड़े बैंड के रूप में हमें क्या होता है प्राप्त होता है। तो ये था आपका कौन सा संकुल TiS2 जो संकुल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। और ये जो टॉपिक है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है ये इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपकी जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट जो ये थर्ड है ये पूर्णतया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी इस टॉपिक के पश्चात। उसके बाद में हम यहाँ से फिजिकल जो केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था उसको हम कवर करते हैं। और उसके पश्चात इसकी यूनिट फोर्थ और फिफ्थ फिजिकल केमिस्ट्री की हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसको स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल जो रासायनिक जो श्रेणी होती है वो क्या होती है। अब स्पेक्ट्रमी रासायनिक जो श्रेणी है इसका अध्ययन करने से पहले
आपको क्या यह याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो विभिन्न पद प्रतीक हैं ये स्वतंत्र धातु आयन से संबंधित होते हैं। जो पद प्रतीक मैंने आपको निकालना सिखाया था, जो पद प्रतीक होते हैं वो धातु आयन से पूर्णतया क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन क्या होता है, धातु जो आयन होता है और संकुल जो होता है उसके निर्माण के लिए लिगेंड के क्रिस्टलीय क्षेत्र में, लिगेंड जो होता है वो कौन से क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश करता है, क्रिस्टलीय क्षेत्र में यहाँ से क्या करता है, प्रवेश करता है। क्रिस्टलीय क्षेत्र में जैसे ही लिगेंड यहाँ पे प्रवेश करेगा तो ये जो पद थे इन विभिन्न पदों का यहाँ से क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। इन पदों में क्या हो जाती है, यहाँ से स्प्लिटिंग होना प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे लिगेंड क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्रिस्टलीय क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण यहाँ से जो विभिन्न पद थे उनका विपाटन हो जाता है, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। और इस कारण यहाँ से जो विपाटन हो रहा है, विपाटन होने के कारण यहाँ से विभिन्न ऊर्जा स्तर हमें प्राप्त होते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तर यहाँ से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। और विभिन्न ऊर्जा स्तर जो हमें प्राप्त होंगे जिसके कारण उनके मध्य में यहाँ से क्या संपन्न होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से इनके मध्य में क्या होगा, यहाँ से संपन्न होता है। और ये जो संकुल हैं इन संकुलों में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न हो रहे थे इनके कारण यहाँ पर हमें संकुल जो है उस संकुल का स्पेक्ट्रम हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसको समझने के लिए देखिए, मैं जैसे यहाँ पे डी ऑर्बिटल लेता हूँ। डी में 5 कक्षक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से क्या है, इसमें क्या है, धातु आयन संकुल निर्माण है। तो यहाँ पे धातु आयन और संकुल का निर्माण होगा। और धातु आयन और संकुल का जब निर्माण होगा तो यहाँ से जो ये लिगेंड है क्रिस्टलीय क्षेत्र में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और क्रिस्टलीय क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश करेगा तो ये जो 5 कक्षक हैं ये इनका जो है ये विपाटन हो जाता है। यहाँ से इन कक्षकों का यहाँ से क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। अर्थात इन कक्षकों में यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग के कारण ये यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अष्टफलकीय संकुल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 2 भागों में, एक टीटोजी में विभक्त हो गया और एक ईजी में यहाँ पे विभक्त हो जाता है। और यदि मैं चतुष्फलकीय विपाटन की बात करता हूँ तो यहाँ से ईजी जो कक्षक होगा वो नीचे आ जाता है और टीटोजी यहाँ पे क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से 2 भिन्न ऊर्जाओं के कक्षकों में ये जो कक्षक हैं इनका यहाँ पे विपाटन हो जाता है, इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। और यहाँ से जो ये टी2जी है ये निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है। इसकी जो ऊर्जा का मान होता है वो एजी जो होता है उसकी ऊर्जा से कम होता है। और यहाँ से एजी जो होता है ये उच्च ऊर्जा का क्या होता है, कक्षक होता है। और इनके मध्य में यहाँ पे ये क्या पाया जाता है, यहाँ पे इनके मध्य में एक गैप पाया जाता है। अब यहाँ से इनका जब विपाटन हो गया, इन कक्षकों के मध्य में निम्न ऊर्जा स्तर और ये उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। विपाटन होने के पश्चात यहाँ से क्या होता है, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से क्या होता है, ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से क्या संपन्न होता है, ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न होता है। और इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होने के कारण यहाँ से जो संकुल है उस संकुल के हमें क्या प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से इसमें ध्यान रखना है, लिगेंड जो है क्रिस्टलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ से जो कक्षक होते हैं उनमें क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन है वो संपन्न होता है और संकुल यहाँ पे स्पेक्ट्रा यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए इसको यहाँ तक एक बार। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के अध्ययन से पहले हमें क्या पता होना चाहिए
कि जो ये पद प्रतीक है, और पद प्रतीक यहाँ पे हम किस प्रकार से निकालते, टर्म सिंबल, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2s+1lj। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से पद प्रतीक आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जो पद प्रतीक प्राप्त होंगे वो स्वतंत्र धातु आयन से संबंधित होते हैं। पद प्रतीक किससे संबंधित होते हैं? स्वतंत्र धातु जो परमाणु होता है, स्वतंत्र धातु परमाणु से ये पद प्रतीक क्या होते हैं, यहाँ पे संबंधित होते हैं। लेकिन जैसे ही जो धातु आयन है, धातु जो आयन है, उस दौरान यहाँ पे संकुल निर्माण के दौरान यहाँ से जो ये लिगेंड था, ये लिगेंड किस में प्रवेश कर जाता है, क्रिस्टलीय क्षेत्र में यहाँ से क्या कर जाता है, प्रवेश। और मैंने इसके बाद आपको बताया कि ये जैसे ही यहाँ से क्रिस्टलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ से जो पद थे उनका विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग यहाँ से हो जाती है। और स्प्लिटिंग के कारण मैंने बताया था आपको कि ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तर जो थे वो निम्न ऊर्जा स्तर भी होगा, यहाँ से एक तो निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त होगा, निम्न ऊर्जा स्तर, और दूसरा जो ऊर्जा स्तर प्राप्त होगा तो यहाँ से हमें दो प्रकार के ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे, निम्न ऊर्जा स्तर एंड उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है, जैसे अष्टफलकली में निम्न ऊर्जा स्तर की एनर्जी का मान T2G में कम होता है और Eg में यहाँ पे ज़्यादा होता है। Eg उच्च ऊर्जा का होता है, T2G निम्न ऊर्जा का। तो यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तर हमें प्राप्त होते हैं, और जो ये ऊर्जा स्तर हमें प्राप्त हुए हैं इनके मध्य में मैंने आपको क्या बताया, क्या संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है वो इनके मध्य में यहाँ पे क्या होता है, संपन्न होता है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है इसके कारण यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो जिनके मध्य में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यहाँ से क्या होता है, संपन्न होता है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यहाँ पे संपन्न होता है, और इन संक्रमणों के कारण क्या होगा, इन संक्रमणों के फलस्वरूप इन संक्रमणों के फलस्वरूप हमें संकुल का क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रा। हमें संकुल का स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, और इन संक्रमणों के फलस्वरूप हमें संकुल का क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम हमें यहाँ से क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद में देखिए विभिन्न धातु आयनों तथा विभिन्न लिगेंडों के संयोग से निर्मित बहुत से संकुलों के स्पेक्ट्रों के प्रायोगिक अध्ययन से पता लगता है कि क्रिस्टलीय क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल का मान संक्रमण धातु आयनों डेल का मान संक्रमण धातु आयनों तथा लिगेंड की प्रकृति पर यहाँ पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो धातु आयन है और वो विभिन्न जो लिगेंड हैं इनका जब आपस में संयोग होता है और संयोग से यहाँ पे संकुल का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखिए विभिन्न जो धातु आयन हैं, धातु आयन जो हैं वो लिगेंड के संपर्क में आते हैं, और लिगेंड के संपर्क में आने पे यहाँ पे संकुल जो होता है उसके स्पेक्ट्रम का यहाँ पे संकुल का निर्माण होता है,
और संकुल का निर्माण होने के पश्चात हमें यहाँ से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इस स्पेक्ट्रम का जब हम यहाँ से प्रायोगिक अध्ययन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता होता चलता है कि यहाँ पर जो क्रिस्टलीय क्षेत्र विभाजन डेल का जो मान है, इस प्रकार से हमने विभाजन किया था, अभी इसको दो भागों में विभाजित किया था, 3 और ये 2। इनके मध्य में जो ये गैप था, इस गैप को ही हम क्या कह रहे थे, डेल कह रहे थे। तो यहाँ से क्रिस्टलीय क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल का जो मान है वो किन किन पर निर्भर करता है। ये जो मान है संक्रमण जो धातु आयन है, एक तो किस पर निर्भर करेगा, ये यहाँ से संक्रमण जो धातु आयन है, एक तो ये यहाँ से संक्रमण धातु आयन जो है उस पर, और एक जो लिगेंड होता है संक्रमण धातु आयन पर निर्भर करता है, और एक किस पर निर्भर करता है, लिगेंड जो होता है उसकी प्रकृति पर ये क्या करता है, यहाँ से निर्भर करता है। नंबर 3 आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि संकुलों की अवशोषण स्पेक्ट्रा से विभिन्न बैंडों का स्थान, मैंने आपको यहाँ पे स्थान के बारे में बताया था। और जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होते हैं TiS263+ जो संकुल पढ़ा था, तो उसमें जो स्थान था, पोजीशन का मान भी मैंने आपको बताया था कि किस पर ये निर्भर करता है, डेल के मान पे ये क्या करता है, यहाँ से निर्भर करता है। और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके लिए डेल का मान हम बढ़ाते हैं, डेल का मान यदि उनके लिए ज़्यादा है, अभी बताया मैंने आपको, ये एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, यहाँ से देखिए ये एग्जाम्पल। तो यहाँ से TiCN63- जो संकुल था, इसके लिए डेल का मान यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि Cn- जो है एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है, इसलिए इसकी आवर्ती का जो मान है वो भी यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ से डेल का मान संक्रमण धातु आयनों तथा लिगेंड की प्रकृति पर करता है। और यहाँ पे जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है वो बैंड की पोजीशन पर निर्भर करता है, और बैंड की जो पोजीशन है वो डेल के मान पर निर्भर करता है। और डेल का मान जिसके लिए यहाँ पे ज़्यादा होगा, इंक्रीज जैसे बढ़ाते हैं, डेल का मान जैसे बढ़ाते हैं तो किस प्रकार का लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है। और जो लिगेंड डेल के मान को कम करते हैं उन्हें दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड कहा जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात ये और ध्यान रखनी है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड किसे कहोगे, प्रबल क्षेत्र के लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनके अवशोषण स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें बैंडों का जो स्थान होता है वो डेल के मान पर निर्भर करता है। और प्रबल क्षेत्र के जो लिगेंड होते हैं उनके लिए जो डेल का मान होता है वो उच्च पाया जाता है, अर्थात कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके लिए डेल के मान को हम बढ़ा देते हैं, तो डेल के मान को बढ़ाने पर उनकी पोजीशन का मान यहाँ पे निर्भर करता है। जिस लिगेंड के लिए डेल का मान जितना ज़्यादा होगा वह जो लिगेंड होगा वो प्रबल क्षेत्र का लिगेंड कहलाएगा, और जिस लिगेंड के लिए डेल के मान को हम कम करते हैं उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी प्रकृति होगी, दुर्बल प्रकृति होगी, वीक फील्ड होगा। तो जिनके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाएंगी, और जिनके लिए डेल का मान यहाँ से कम होगा दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड ये यहाँ से कहलाएंगे। तो इनका जो मान है ये मेनली किस पर निर्भर करेगा, डेल के मान पे यहाँ पे निर्भर करेगा। डेल का मान ज़्यादा क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा, और डेल का मान यहाँ से कम तो कैसा लिगेंड होगा, यहाँ से दुर्बल लिगेंड होगा। इस प्रकार किसी एक धातु आयन के साथ
विभिन्न लिगेंडों द्वारा निर्मित संकुल के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके लिगेंडों को उसकी प्रबलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया। इस प्रकार की श्रेणी को ही स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, स्पेक्ट्रमी जो रासायनिक श्रेणी होती है, आपसे पूछे कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक जो श्रेणी होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ से मैंने अभी बताया था कि डेल का मान जिसके लिए अधिक होगा वो प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होगा, और डेल का मान जिसके लिए कम होगा वो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड यहाँ पे होगा। तो जो कोई भी जो धातु आयन होता है उसके साथ विभिन्न जो लिगेंड होते हैं वो संकुल का निर्माण करते हैं, अर्थात धातु जो आयन होते हैं वो लिगेंड के साथ संयोग करके संकुल आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ से जो संकुल आयन है वो डेल के मान के कारण यहाँ से अनेक स्पेक्ट्रा यहाँ पे उत्पन्न करता है वो। और यहाँ से हम जब स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं तो लिगेंडों की उनकी प्रबलता के आधार पर अर्थात लिगेंड जो है उसकी प्रकृति प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड, उनके आधार पर उन लिगेंडों को एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया था। और इस प्रकार की जो श्रेणी है उस श्रेणी को ही हम किस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से उसको यहाँ पे जाना जाता है। तो स्पेक्ट्रमी जो रासायनिक श्रेणी है इसकी परिभाषा में आपको यहाँ से बताना है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें लिगेंडों को उनकी प्रबलता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। और इस प्रकार से जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम कौन सी श्रेणी कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में देखिए, एक वैज्ञानिक आया था यहाँ से, और वो वैज्ञानिक था, कौन सा वैज्ञानिक आया था यहाँ से, एक वैज्ञानिक था यहाँ से फायान सुचिडा। कौन सा वैज्ञानिक था यहाँ से, फायांस सुचिडा। और फायांस सुचिडा जो था उसने लिगेंडों की एक श्रेणी दी थी। फायान सुचिडा ने क्या दिया था, एक लिगेंडों की श्रेणी दी थी यहाँ से। और वो श्रेणी जो थी वो किस प्रकार से दी थी, यहाँ पे देखिए यह श्रेणी यहाँ पे फायान सुचिडा ने दी थी। एक वैज्ञानिक था यहाँ पे फायान सुचिता नामक वैज्ञानिक था। उसने जो लिगेंड्स हैं उनकी प्रकृति के आधार पर कि एक दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है, उसके आधार पर यहाँ पर उन्होंने एक श्रेणी दी थी। इस श्रेणी को ही हम कौन सी श्रेणी कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जो लिगेंडों की जो ये श्रेणी थी ये कौन सी थी, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई गई है। तो ये जो क्रम है लिगेंडों की श्रेणी का ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्पेक्ट्रमी रासायनिक जो श्रेणी होती है उसमें जो लिगेंड्स होते हैं, कौन सा लिगेंड दुर्बल प्रकृति का ज़्यादा है, कौन सा लिगेंड प्रबल प्रकृति का ज़्यादा है, उनकी प्रकृति के आधार पर लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है, उसके आधार पर यहाँ पे जिसके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा उसके लिए आवर्ती का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फायान सुचिदा नामक वैज्ञानिक आया था। और फायान सुचिदा नामक जो वैज्ञानिक था उसने लिगेंड जो थे उनके लिए एक श्रेणी दी थी यहाँ पे। और इस श्रेणी को ही हम कौन सी श्रेणी के नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। तो ये श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी। इसी क्रम में आपको इसको याद करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है I माइनस की जो प्रकृति है ये दुर्बल होती है। ये जो क्रम यहाँ पे आपको दिखाया गया है
यहाँ पे ये जो क्रम आपको दिखाया गया है, ये यहाँ से दुर्बल लिगेंड से इनकी जो प्रकृति है धीरे धीरे प्रबल लिगेंड की तरफ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे I माइनस Br माइनस Cn माइनस, तो इस ऑर्डर में यदि आप इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर आप इस श्रेणी में जैसे ही बढ़ोगे, तो यहाँ से इनकी जो प्रकृति है उसके लिए डेल का जो मान है, डेल का मान यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, डेल का मान यहाँ पे बढ़ता जाता है। और डेल का मान यहाँ पे इंक्रीज होने के कारण यहाँ से ये जो लिगेंड है, ये कौन सी जो प्रकृति है इनकी, ये बढ़ती जाती है। प्रबल लिगेंड की जो प्रकृति है ये बढ़ती जाती है, और दुर्बल लिगेंड की प्रकृति यहाँ से क्या होती है, घटती जाती है। और यदि मैं इस श्रेणी में इधर की तरफ यदि इंक्रीज होता हूँ, तो यहाँ से इनकी कौन सी प्रकृति बढ़ती जाती है, दुर्बल प्रकृति यहाँ पे इनकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से मैं दो सिंबल इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से यदि मैं इस प्रकार से इधर की तरफ इस श्रेणी में जा रहा हूँ, तो यहाँ से कौन सी प्रकृति बढ़ेगी, दुर्बल प्रकृति यहाँ पे इंक्रीज होगी, या फिर कौन सी प्रकृति, प्रबल प्रकृति यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसका मान यहाँ से इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इधर से इधर आने पर, किधर से किधर आने पर, इधर से इधर आने पर जो लिगेंड्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रकृति यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। और यदि मैं बात करूँ यहाँ से इधर इधर, इधर से इधर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रकृति यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। और यदि मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, तो यहाँ से वीक जो फील्ड है, वीक फील्ड, वीक फील्ड की जो प्रकृति है उसका मान यहाँ पे इस प्रकार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस श्रेणी में यहाँ पे किस किस को यहाँ पे दर्शाया गया है, ध्यान रखना आप। I माइनस Br माइनस SCN माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS माइनस pyridine NH3 एथिलीडेनाइन डाइपिरिडाइल O फेनिल नाथ्रेलिन NO2 माइनस CN माइनस और CO। तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड इंक्रीज होगा, और राइट टू लेफ़्ट जाने पर यहाँ से वीक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से जो श्रेणी है, इस श्रेणी के बारे में आप इसके नीचे और क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उपरोक्त जो ये श्रेणी है, इस उपरोक्त श्रेणी में I माइनस Br माइनस Cl माइनस ये दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड है। और मैंने आपको बताया था दुर्बल क्षेत्र के जो लिगेंड होते हैं उसके लिए डेल का मान क्या होता है, कम होता है। CO हुआ, Cn माइनस हुआ, NO2 माइनस हुआ, एक ऐसे क्षेत्र के लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र के लिगेंड है। और प्रबल क्षेत्र के लिगेंड हैं तो इनके लिए डेल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको ये बात आपको और ध्यान रखनी है, मैंने ये आपको अभी बताया भी था कि जिन लिगेंडों के लिए डेल का मान ज़्यादा होता है वो प्रबल क्षेत्र के लिगेंड कहलाते हैं, और जिन लिगेंडों के लिए डेल का मान कम होता है वो दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड यहाँ पे कहलाते हैं। यहाँ पे उपरोक्त जो ये रासायनिक श्रेणी है, इस रासायनिक श्रेणी में यहाँ पे I माइनस Br माइनस Cl माइनस के लिए डेल का मान कम है, इसलिए दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड हैं। CO Cn माइनस NO2 माइनस के लिए डेल का मान इस श्रेणी में ज़्यादा है,
इसलिए जो ये लिगेंड हैं एक ऐसी प्रकृति के लिगेंड है यहाँ पे प्रेबल लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ से इनके लिए डेल का मान क्या है, अधिक है। अब यहाँ से जो स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी है इसकी उपयोगिता में हम और क्या बता सकते हैं। इसकी जो उपयोगिता है यहाँ से, इसकी सहायता से हम स्पेक्ट्रमों की जो आपेक्षिक आवृत्ति है, आवृत्ति का जो मान म्यू का जो मान था हमने निकाला था, आवृत्तियों का जो है अनुमान और यहाँ पे हम लगा सकते हैं और इसके स्पेक्ट्रम की हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आपको देखिए क्या ध्यान रखना है कि डेल का मान लिगेंड के साथ साथ आयन पर भी निर्भर करता है। डेल का जो मान मैंने आपको बताया, तो यहाँ से देखिए मैंने क्या बताया, डेल का मान इंक्रीज होगा तो कौन सा फील्ड होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। डेल का मान इंक्रीज होगा अर्थात ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। डेल का मान यदि क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, तो यहाँ से कौन सा फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा। यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है, ये वीक फील्ड होगा। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया नेक्स्ट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेल का जो मान है वो लिगेंड के साथ साथ उसके आयन के मान पर भी निर्भर करता है और लिगेंड के समान ही धातुओं के लिए भी स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी बनाई गई। अब ये जो श्रेणी थी, ये श्रेणी तो किसके लिए बनाई गई थी, लिगेंड्स के लिए बनाई गई थी। अब ये श्रेणी तो लिगेंड्स के लिए बनाई गई, लेकिन जो धातुएं होती हैं, धातुओं में इनका अध्ययन करने के लिए एक श्रेणी दी गई थी और वो श्रेणी जो है वो धातुओं के आयन के मान पर निर्भर करती है। इसलिए लिगेंडों के समान ही धातुओं के लिए भी एक स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी यहाँ पे बनाई गई थी और वहाँ से स्पेक्ट्रमी रासायनिक जो श्रेणी थी वो किस प्रकार से दी गई, यहाँ से देखिए। डेल का मान किस पर निर्भर करता है, लिगेंड के साथ साथ किस पर निर्भर करता है, धातु आयन पर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए जिस प्रकार से हमने लिगेंड्स के लिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी का अध्ययन किया है, उसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं उनके आयन्स के आधार पर, किसके आधार पर, आयन्स के आधार पर, उनके आयन्स के आधार पर एक स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी दी गई थी और इस श्रेणी को भी हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो संक्रमण धातुओं के अलावा यहाँ पर लिगेंड्स के अलावा यहाँ पे संक्रमण जो धातुएं हैं अर्थात जो धातुएं हैं उनके आयन्स के लिए भी एक स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी दी गई। इस श्रेणी को भी हम कौन सी श्रेणी के नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। और जो ये श्रेणी है ये डेल के मानों को ये यहाँ पे क्या करती है, इंक्रीज यहाँ पे करती है। तो देखिए यहाँ पे जो धातुएं हैं उनके आयन्स के लिए कौन सी श्रेणी यहाँ पे दी गई थी, इनका जो ऑर्डर था वो किस प्रकार से था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी दी गई थी, इसमें आपको ध्यान रखना है Mn2 प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस Fe2 प्लस V2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस V3 प्लस CO3 प्लस Mn4 प्लस MO3 प्लस RS3 प्लस Ru3 प्लस PD4 प्लस Ir3 प्लस Re4 प्लस PT4 प्लस। तो यहाँ से धातुओं के आयन्स को ध्यान में रखते हुए धातु जो होती हैं उन धातुओं के जो ये आपको जो दिखाई दे रही हैं सभी यहाँ पे धातुएं हैं और इन धातुओं के आयन्स के आधार पर यहाँ पे एक श्रेणी दी गई थी और उस श्रेणी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब इस श्रेणी में भी यहाँ से इस क्रम में यहाँ पे डेल का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
इधर की तरफ यहाँ से डेल का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब डेल का मान यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो एक ऐसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और यदि मैं इधर से इधर जाता हूँ, इधर से इधर जाता हूँ तो डेल का जो मान है यहाँ पे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ से कौन सा फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा। अर्थात जो धातु या आयन हैं, इनके आयन्स के मान पर, इनका जो चार्ज का मान है उनके मान पर भी इनकी जो प्रकृति है वो निर्भर करती है। डेल का मान इंक्रीज होने पर, अर्थात यहाँ से लेफ़्ट से हम राइट जा रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट जाने पर डेल का मान यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड का मान भी इंक्रीज होगा। और इस श्रेणी में यदि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो डेल का मान डिक्रीज होगा। और जिसके लिए डेल का मान डिक्रीज हो रहा है, अर्थात डेल का मान यहाँ पे कम हो रहा है, तो वो जो लिगेंड, वो जो उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वीक फील्ड। यहाँ पे लिगेंड ना लेकर इस श्रेणी में हमने क्या लिया है, धातु आयंस लिया है। तो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी की जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, इस श्रेणी में क्या क्या बताया गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक बार इसको देख लीजिए। आप इसको रिटर्न किस प्रकार से करोगे यहाँ से, तो देखिए उपरोक्त श्रेणी डेल के बढ़ते मानों को बताती है। यहाँ से मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये जो श्रेणी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस श्रेणी में यहाँ से लेफ़्ट टू राइट यदि हम जा रहे हैं तो डेल के मान यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है उसके मान में यहाँ वृद्धि हो रही है। अर्थात ये जो धातुएं हैं इनकी प्रकृति प्रबल प्रकृति होती जा रही है। तो उपरोक्त श्रेणी में डेल के मान बढ़ते मानों को यहाँ पे बता रही है। और उपरोक्त जो श्रेणी है इसकी जो व्याख्या है वो हम निम्न प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो श्रेणी है इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दिया कि इस आधार पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे जिनके आधार पर ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, धातु समान हो लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न हो तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातु का डेल का मान भी उच्च होता है। तो फर्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि धातु समान हो। जैसे धातु यहाँ पे समान है Fe2+, और ये दूसरी क्या है Fe+3। तो यहाँ पे धातु तो समान है। देखिए Fe2+, यहाँ भी Fe धातु है और यहाँ भी कौन सी धातु है, Fe धातु है। लेकिन इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 3+ है। तो Fe3+ की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे ज़्यादा है, Fe2+ की ऑक्सीकरण अवस्था कम है। अब Fe+3 की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है तो इसके लिए जो डेल का मान होगा, इसके लिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, इसलिए इसके लिए डेल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके लिए डेल का मान क्या होगा, कम होगा। अब मैंने आपको बताया था डेल का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा वो कैसा क्षेत्र होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और डेल का मान जिसके लिए कम होगा वो कैसा क्षेत्र होगा, वीक फील्ड होगा। तो फर्स्ट बात ये आपको ध्यान रखनी है, यदि धातु समान है लेकिन उनकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न है तो ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी उच्च होगी उसके लिए डेल का मान भी क्या होगा, उच्च होगा। और उसकी जो प्रकृति होगी वो उतनी ही क्या होगी, प्रबल होगी। नंबर 5, धातु समान हो लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न हो तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातु का डेल का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। यह भी आपने रिटर्न कर लिया। ये पीछे वाला जो पेज था यही था, तो आपको जब रिटर्न करोगे तो इस वाले पेज यहाँ तक इसको रिटर्न नहीं करना है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था, उदाहरण के रूप में अभी मैंने यही एग्जाम्पल इस श्रेणी के माध्यम से समझाया था, Fe2+ और Fe3+। यहाँ पर धातु समान है लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था +3 की ज़्यादा है, इसलिए डेल का मान भी ज़्यादा होगा और ये फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड।
तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे Fe+2 की तुलना किससे कर रहे हैं, Fe+3। तो यहाँ पे Fe+ जो 3 है उसके लिए डेल का मान यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, Fe+2 की तुलना में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होने पर आवेश तो अधिक होता ही है, साथ ही उसका आकार भी कम हो जाता है। तो यहाँ से सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो उच्च है। धातु की क्या है, ये ध्यान रखना, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उच्च है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होने पर जो आवेश का मान है वो भी क्या होगा, उच्च होगा। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यदि उच्च है तो आवेश का मान भी क्या होगा, उच्च होगा। और यदि आवेश का मान उच्च है तो उसका जो आकार होगा वो आकार क्या होगा, कम होगा। तो ये बात ध्यान रखने योग्य बात है। क्या ध्यान रखोगी कि जिस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का मान ज़्यादा है तो उस धातु की आवेश का मान भी ज़्यादा होगा। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था जिसका ज़्यादा है और आवेश का मान जिसका ज़्यादा है तो उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि आवेश का मान यदि किसी धातु के लिए ज़्यादा है तो उसकी आकार का जो मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। अर्थात जो धातुएं आवेश का मान ज़्यादा रखती हैं उन धातुओं का आकार छोटा पाया जाता है, और जो धातुएं आवेश का मान कम रखती हैं उन धातुओं का आकार हमेशा क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। अब आकार क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, जिससे जो धातु आयन है वो लिगेंड को अत्यधिक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से डेल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि जिस भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है उस पर आवेश का मान अधिक होता है। आवेश का मान अधिक होने पर आकार का मान कम हो जाता है और आकार का मान कम होने के कारण जो धातु आयन है वो लिगेंड को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है और आसानी से वो अट्रैक्ट कर लेती है, तो जिसके कारण जो डेल का मान है वो यहाँ से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जिसके लिए डेल का मान यहाँ पे इंक्रीज होगा, डेल का मान यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो प्रबलता की प्रकृति है उसका मान भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के लिए डेल का मान अधिक होता है। अब यहाँ से संक्रमण जो श्रेणी होती है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय और तृतीय जो संक्रमण हैं श्रृंखलाओं के लिए है डेल का मान यहाँ पे अधिक पाया जाता है। इसका कारण यहाँ पे क्या है, इसका कारण ये है यहाँ पे कि 3D कक्षकों की तुलना में यहाँ पे 4D और 5D जो कक्षक हैं वो अधिक डिफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। 4D तथा 5D कक्षक अधिक विसरित होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, लिगेंडों के साथ अधिक प्रबलता के साथ बंध बनते हैं और अधिक प्रबलता के साथ यहाँ पे बंध बन रहे हैं। अधिक प्रबलता के साथ बंध बनने के कारण यहाँ से डेल का मान क्या हो जाता है, यहाँ से इंक्रीज यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है उसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के लिए डेल का मान अधिक होता है, क्योंकि 4D और 5D कक्षकों में ये अधिक डिफ्यूज हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं और विसरित होने के कारण यहाँ से लिगेंडों के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रकृति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पे डेल का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और डेल का मान यहाँ पे बढ़ने पर इनकी जो प्रकृति है उसका मान भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अर्थात ये जो धातु आयन है ये प्रबल क्षेत्र की भांति यहाँ पे क्या करती हैं,
कार्य करती हैं। तो ये टॉपिक था आपका स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी। तो आप जब इसको रिटर्न करोगी तो यहाँ से किस प्रकार से आपको रिटर्न करना है, हेडिंग डालना है आपको यहाँ से स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद में आपको ये वाला जो पेज है इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला पेज रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये सीरीज़ आपको यहाँ से रिटर्न करनी है, ये वाला पेज रिटर्न करना है। ये जो क्रॉस लगा रखा है इसको आपको रिटर्न नहीं करना है। ये नीचे उदाहरण आपको रिटर्न करना है। ये वाला पेज आपको यहाँ से रिटर्न करना है और लास्ट में ये वाला पेज आपको यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो ये सीरीज़ थी आपकी स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी। तो इस प्रकार जो आपकी ये यूनिट 3 थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आज यहाँ पे पूर्णतया समाप्त होती है। नेक्स्ट जो क्लास है इसमें हम फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 3 हमारा चल रहा था, और उसमें जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा हुआ था पहले उसको कराते हैं। उसके बाद में यहाँ से 2 फिजिकल की 2 यूनिट्स यहाँ पे रिमेन हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।